हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, उनकी शुद्धता पर बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने उनको केमिकली क्लासिफाई किया था। देन यहाँ पर हमने मिक्सचर के जो पार्टिकल का साइज था उसके बेसिस पर 3 टाइप के मिक्सचर्स पढ़े थे, जिसमें सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन पर हम लोगों ने बात की थी। लास्ट सेशन में हमने इस पर डिफरेंस भी देखा था, और साथ ही मिश्रण जो आपके होते हैं उनको पृथक करने के लिए कौन कौन सी विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ सेपरेशन मेथड्स पर यहाँ पर बात की थी। तो ये आपके सेपरेशन मेथड्स थे। इनमें से हमने एक दो मेथड्स पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था आपका सब्लिमेशन, यानी कि जिसको ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। ठीक है ना? दो ऐसे घटकों का मिश्रण जो दोनों ही सॉलिड स्टेट में है आपके, और उनमें से एक कोई घटक ऐसा है जो ऊर्ध्वपातित हो सकता है, यानी सब्लाइम हो सकता है, सब्लिमेबल है। तो आप उसको क्या करते हैं, उस पूरे मिश्रण को टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका क्या होगा, जो सब्लिमेबल है वो आपका सबलाइम हो जाता है, यानी ऊर्ध्वपातित हो जाता है, और दूसरा जो नॉन सब्लिमेबल है वो वहीं रह जाता है, यानी कि एक घटक ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा। अब ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन आपका एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि तापमान बढ़ाने से कोई ठोस आपका सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट हमने यहाँ पर मेथड की बात की थी, फिल्ट्रेशन या निस्यंदन भी इसको कहा जाता है, जिसमें कि कोई इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड रहता है लिक्विड में, और उसको क्या किया जाता है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है और पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा है, तो उनको क्या कर लिया जाता है, फिल्टर पेपर की मदद से आपका छान लिया जाता है, या कभी सीव का प्रयोग किया जाता है, या फिर सीव के अतिरिक्त आप स्ट्रेनर का यूज करते हैं। तो इन सभी के प्रयोग से उस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लिक्विड से सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका एक और सेपरेशन का मेथड था, फिल्ट्रेशन जिसे कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से आपका फिल्ट्रेशन होता है। जैसे हम फिल्टर पेपर का यूज कर रहे हैं, तो जो सॉलिड सब्सटेंस आपका फिल्टर पेपर में यहाँ रुक रहा है, इसको रेजिड्यू कहा जाता है। वाइल जिसको आप नीचे प्राप्त कर लेते हैं लिक्विड को, जो फिल्टर पेपर से पार होकर के आपका मिल रहा है आपको, इसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट आपका मेथड है, मैंने बोला था होमवर्क में आप लोग इसको एक बार पढ़ के आ जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको अपकेंद्रण विधि भी कहा जाता है। अब इस विधि में आपका क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जैसे दही से मक्खन को, या फिर क्रीम को, आपका क्रीम होती है जो मलाई होती है, उससे मक्खन को निकाला जाता है। तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, और इसी एक प्रक्रिया को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। ठीक है? अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस centrifugal force for the separation of two liquids in a mixture। दो द्रव आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, और उन दो मिश्रित द्रवों को पृथक करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन में अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। और ये अपकेंद्रीय बल या तो हम लोग स्वयं लगाते हैं या फिर मशीनों का प्रयोग करते हैं, है ना? तो मक्खन निकालने के लिए मशीन का प्रयोग भी किया जाता है, या फिर हम लोग हाथ से रोटेट करके, घुमा करके भी आपका क्या करते हैं, यहाँ पर मक्खन बनाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपका मेथड है, और उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जा रहा है, दैट इज योर अपकेंद्रीय बल। ओके, अपकेंद्रीय बल के प्रयोग से दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिले हुए हैं उनको सेपरेट किया जा रहा है। क्लियर? Here a denser component of the mixture migrates away from the axis and a lighter component migrates towards the axis। ठीक है ना? होता क्या है, जो डेंसर कंपोनेंट होगा, यहाँ पर डेंस होगा, जो घना, जिसे सघन आप बोलेंगे, तो वो डेंसर कंपोनेंट क्या होगा, माइग्रेट होगा फ्रॉम द एक्सिस, जहां पर आपका फोर्स लग रहा है उससे दूर जाएगा। वाइल जो आपका लाइटर कंपोनेंट है वो क्या करेगा, टुवर्ड्स द एक्सिस आपका माइग्रेट करेगा। समझ रहे हैं? एप्लीकेशन इसके क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है, या कहाँ कहाँ इस मेथड को यूज किया जाता है।
यूज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज। यूरिन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो उनके डायग्नोस किया जाता है जब, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। ओके। सेकेंड, यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम इन डेयरीज एंड एट होम। डेयरी और घरों में जो आपका क्या किया जाता है, बटर और क्रीम को सेपरेट किया जाता है ना, क्रीम से बटर को सेपरेट किया जाता है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। एंड यूटिलाइज्ड वॉशिंग मशीन टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम ड्रेंच्ड क्लोथिंग। आपने वॉशिंग मशीन में भी देखा होगा, सेम यही प्रोसेस होता है, चाहे हम वॉश की बात कर रहे हैं या फिर जब स्पिन किया जाता है, स्पिन का मतलब क्या होता है, घुमाना, ठीक है ना, और ड्रेंच किया जाता है क्लोथ को, तो वहां पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जिसको आपका अपकेंद्रण विधि कहा जाता है, यह वह विधि है जिसमें एक अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होगी आपकी, जो कि एक प्रकार की मथनी या मिक्सी होती है, ठीक है ना, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, तो वो भी कुछ इसी तरह से कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग क्रीम का से अगर बटन निकाल रहे हैं तो मिक्सर का भी प्रयोग करते है ना। और जैसे मैंने बोला, हैंड विस्कर होते हैं आपके, या मथनी जिनको कहा जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका बटन निकालने की एक सेपरेट मशीन भी आती है, उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे मिश्रण में इसे तेजी से घुमाया जाता है, आपको पता है, तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। बटर आपका ऊपर आ जाता है और आपने देखा होगा बटर मिल्क नीचे चला जाता है। अनुप्रयोग, उपयोग कहाँ का हो रहा है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, ठीक है, डेयरी तथा क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में इसका प्रयोग होता है। यानी कि आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो इस केस में भी जो आपने पढ़ा, डेंसर और लाइटर, लाइटर कंपोनेंट आपका क्या है, बटर है, एग्जाम्पल में समझिए, और जो आपका डेंसर कंपोनेंट होगा, दैट इज योर बटर मिल्क। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार की आपकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन होते हुए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बिफोर और आफ्टर दिखाया गया है, यानी कि स्पिन होने से पहले कुछ इस प्रकार का था, दोनों लिक्विड आपस में सस्पेंडेड थे, मिले हुए थे। जब इसको एक बार रोटेट कर दिया गया तो उसके बाद क्या हो गया, आपका इस तरह से दोनों सेपरेट हो गए। क्लियर है? सो ये आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पर अपकेंद्रण होते हुए दिखा रहा है। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में आप बोल सकते हैं कि जब सॉल्युबल कोई सब्सटेंस आपका किसी लिक्विड में है, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, कोई सॉल्युबल सब्सटेंस लिक्विड में है, जैसे कि पानी में आपका नमक है, तो उनको इवेपोरेशन के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक वॉलेटाइल आपका है, लिक्विड की बात कर रहे हैं वो वॉलेटाइल है, और सॉल्ट आपका वॉलेटाइल वहां पर नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, होगा क्या आपका, जब आप पानी और नमक के घोल को गर्म करेंगे, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ते बढ़ते इतना तापमान बढ़ेगा कि वो वाष्पीकृत होना शुरू करेगा। कौन? पानी। पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा आपका। अब वहां पर क्या रह जाएगी, वहां पर सिर्फ नमक रह जाएगी। तो इस तरह से आपने जो सॉल्ट सोल्यूशन था उसमें से वाटर और सॉल्ट दोनों को सेपरेट कर लिया। क्लियर है? सो इवेपोरेशन, द प्रोसेस बाय विच a liquid is converted into its vapor state is called evaporation। ये आपको पता है कि जब लिक्विड आपका कन्वर्ट होता है वेपर में, तो इसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। पानी आपका भाप में बदल रहा है, यही वेपराइजेशन है या इवेपोरेशन है। The evaporation is used to separate a solid component from a homogeneous mixture of solids and liquid। Okay? क्या कहा जा रहा है, इसमें आपका सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट किया जाता है, जो कि एक होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं, है ना। पानी और नमक की बात हमने की, दोनों समान मिश्रण में थे। जब नमक को पानी में हम लोग घोल रहे हैं, उसको हम सॉल्यूशन की कैटेगरी में लेके चल रहे थे, विलियन के साथ हम उसको पढ़ रहे थे, उसकी श्रेणी में रख रहे थे। तो विलियन आपका क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो यही कहा जा रहा है कि इवेपोरेशन से हम होमोजीनस मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका सॉलिड लिक्विड में है, घुला हुआ है। ओके,
The process of evaporation involves heating the solution until the solvent evaporates and turns into gas, leaving behind the solid residue. क्या समझ आया? The process of evaporation involves heating. evaporation की प्रोसेस में हीट किया जाता है मिक्सचर को, या वो जो सोल्यूशन है उसको, समझ रहे हैं? उसको हीट किया जाएगा until the solvent evaporates. जब तक, कब तक किया जाएगा? जब तक कि आपका जो सॉल्वेंट है वो वाष्पीकृत न हो जाए एंड टर्न्स इनटू गैस, और किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड रेजिड्यू, और अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? एक ठोस अवक्षेप या अवशेष आपके छोड़ जाएगा, जो कि क्या था? पानी। और नमक के केस में नमक और रेजिड्यू था, और सॉल्वेंट क्या था? पानी था, जो वाष्पीकृत होकर के उड़ गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल we can separate salt from a mixture of salt and water using evaporation. आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हम नमक को प्राप्त करते हैं ना, नमक को किससे प्राप्त करते हैं? आप कहते हो समुद्र से हम लवणों को प्राप्त कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लवण। तो समुद्र के किनारे क्या किया जाता है? शैलो पिट्स बनाई जाती है, उथले गड्ढे टाइप के कुछ बनाए जाते हैं जिनमें समुद्री जल को रोका जाता है। समुद्री जल रुकेगा तो उसके साथ क्या रुकेगा? पानी है, पानी में लवण भी घुली हुई है ना, तो लवण भी रुकेगी। अब शैलो पिट्स हैं, धीरे धीरे उनमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश के पड़ने से पानी गर्म होगा और वाष्पीकृत होना शुरू होगा। जब पानी भाप बन करके उड़ जाएगा तो वहां पर उन शैलो पिट्स में क्या रह जाएगा? सिर्फ वो लवण रह जाएगी। तो पानी में लवण घुला हुआ था, जिसको आप समुद्री जल बोल रहे हो, वो समुद्री जल से आपने क्या किया? पानी आपका अलग हो गया और नमक को आपने, लवण को आपने प्राप्त कर लिया। तो इवेपोरेशन के द्वारा ही समुद्री जल में घुली हुई लवण को भी प्राप्त किया जाता है। ओके, वी हीट द सॉल्यूशन टू अ बॉइलिंग पॉइंट टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर। ओके, जब हम स्वयं से ये प्रोसेस कर रहे हैं लैब्स में, तो हम क्या करते हैं? एक सर्टेन टेम्परेचर तक टेम्परेचर रेज करते हैं, जहां तक हमें पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वहां तक हम पानी को गर्म करेंगे, उबालेंगे, और जब वो भाप बनना आपका शुरू होगा तो उसके बाद हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो वाष्पीकरण या वाष्पन भी कहीं कहीं इसको लिखा जाता है। यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। ठीक है ना? उदाहरण, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। जब हम पानी में मिले रंगों को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग घटक का अवशेष बच जाता है। यानी पानी में कोई कलर अगर मिक्स हो रखा है तो आप उसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? उस पूरे मिक्सचर को गर्म करेंगे, पानी आपका वाष्पीकृत होकर के अलग हो जाएगा, और जो आपका क्या है, वो कलर्स हैं आपके, वो वहीं रह जाएंगे। तो इस तरह से आपने उनको क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। ओके, तो यही क्या है? यही इवेपोरेशन है। देखिए, कुछ इस प्रकार से इवेपोरेशन होता है। क्या किया था आपने? आपने सॉल्ट सोल्यूशन लिया, ये सॉल्ट सोल्यूशन है आपका, जिसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है, दोनों है। उन दोनों को आपने इस तरह से बर्नर के ऊपर रख दिया, बर्नर जलाई आपने। अब क्या होगा? यहाँ पर देखिए, सॉल्ट आपका यही रह जाएगा और जो वाटर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा। तो यहाँ क्या रह गया? ये देखिए, नीचे सिर्फ सॉल्ट रेजिड्यू की फॉर्म में यहाँ पर रह गया। तो ये सॉल्ट रह गया और वाटर जो आपका है वो इवेपोरेट हो गया। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे जल्दी से और फिर ये भी बना लेंगे साथ में। ये भी बना लेंगे साथ में। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होती है आपकी? क्रोमैटोग्राफी में आपका अलग अलग कंपोनेंट्स को इस तरह से प्राप्त किया जाता है, जिसमें आप एक सॉल्वेंट लेंगे, कोई मीडियम लेंगे, उसमें इसको डिप करेंगे। क्रोमैटोग्राफी पेपर पे वो लिक्विड जो है आपका ऊपर चढ़ता है। ठीक है ना? मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, इसमें दो फेज होते हैं। मोबाइल मतलब जो चलने वाला होता है, ठीक है ना? तो वो फेज आपका चलता है ऊपर को। स्टेशनरी फेज आपका एक मीडियम होगा जिसका आपने यूज किया होगा। जनरली पेपर आपका स्टेशनरी फेज होता है, जिस पेपर में आप उसको डाल रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्रोमैटोग्राफी क्या है आपका। ये भी सेपरेशन का एक मेथड है।
क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर। एक लिक्विड मिक्सचर में अगर अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टू फेजेस, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ठीक है ना, स्टेशनरी और मोबाइल फेज, यहाँ पर दो फेजेस आपको देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज extensively employed in the pharmaceutical industry in order to analyze and identify the presence of any trace amounts of chemicals and elements in a given sample. Okay, कहाँ यूज किया जाता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। फार्मा समझते हैं ना, जहाँ दवाइयां वगैरह बनती है, ठीक है ना। तो आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सैंपल होगा, सपोज कोई दवाई बनाई और उस दवाई में अगर कोई और फॉरेन पार्टिकल है, कोई दूसरा केमिकल है या कोई भी आपका एलिमेंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की जाती है। एंड इन द फूड इंडस्ट्री, और कहाँ? फूड इंडस्ट्री में भी, जहाँ खाने से रिलेटेड चीजें बनती हैं, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्लेज अ वाइटल रोल in the determination of the shelf life of food substances by helping in the analysis of the point at which food spoils. Okay, और फूड इंडस्ट्री में क्या पता करने के लिए? उसकी सेल्फ लाइफ, फूड की होती है ना, एक्सपायरी डेट, वो पता करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की जाती है। देखिए इस तरह से आपके पास एक फिल्टर स्ट्रिप होती है जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर भी आप लोग बोलते हैं। उस पर आप क्या करेंगे? स्पॉट लगाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? जैसे सपोज हमारे पास ब्लैक इंक होती है, काली स्याही है हमारे पास, लिक्विड है, आपका स्याही जो है वो लिक्विड स्टेट है। अब उसके कंपोनेंट्स को पृथक करना है कि किस किस से मिलकर के वो ब्लैक इंक है जो वो आपकी बनी हुई है। तो आपने क्या किया? पेपर की स्ट्रिप ली, पेंसिल से आप मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्ट्रिप के एक साइड से मार्क किया, सेंटर में मार्क किया, यहाँ पर आप वो स्पॉट लगा देंगे, यानी थोड़ी सी इंक डाल देंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद आप क्या करेंगे? एक जार ले लेते हैं इस प्रकार का, और उसमें आप सॉल्वेंट डालेंगे, मोबाइल फेज जिसे कहा जा रहा है। ये स्टेशनरी फेज हो गया। मोबाइल फेज डालेंगे, जैसे वाटर डाला है आपने। अब क्या होता है? इस स्ट्रिप को आप इस तरह से डिप करेंगे, यानी वो जो स्पॉट है वो ऊपर रहेगा थोड़ा। समझ रहे? वाटर का लेवल यहाँ पर कहाँ है? वाटर का लेवल ये है, ये है। ठीक है, स्ट्रिप डिप होनी चाहिए उसमें, लेकिन जो मार्क है वो थोड़ा ऊपर होगा। और इस तरह से आप सेलो टेप के द्वारा आपने यहाँ पर इसको चिपका दिया है, यानी इसके अंदर फिक्स कर दिया है बोलेंगे। ओके, देन अब क्या होगा आपका? जो वाटर राइजेस अप टेकिंग डाइज अलोंग विद इट। अब क्या होगा? कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका वाटर ऊपर चढ़ता है, आप कई बार ये सब पढ़ते हैं। तो पानी आपका ऊपर को चढ़ेगा, किसमें? क्रोमेटोग्राफी पेपर में। धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा। तो जब पानी यहाँ पर पहुंचेगा तो ये जो आपका ब्लैक इंक है, इसके अलग अलग कंपोनेंट होंगे, अलग अलग कलर से मिलकर के ब्लैक बना है सपोज। तो ये क्या करेगा? अपने साथ उनको ऊपर ले जाएगा, उन कंपोनेंट्स। ठीक है, और सभी का अलग अलग स्थान पर, ये देखिए अलग अलग स्थान पर सभी के कलर आपको शो होंगे इस तरह से। तो उनको क्या कर लिया? उससे सेपरेट कर लिया। डिफरेंट कलर्ड स्पॉट ऑफ डाई सेपरेटेड फ्रॉम ब्लैक इंक। ब्लैक इंक से सारे क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो सारी क्या थी? सारी इंक ही थी जो एक साथ मिली हुई थी। समझ रहे हो? यानी कि लिक्विड स्टेट में जो उसके कंपोनेंट्स थे उनको हमने सेपरेट किया बाय क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि एक स्टेशनरी फेज है और दूसरा क्या है? मोबाइल फेज है। स्टेशनरी फेज जनरली किसको बोला जा रहा है? आपके क्रोमेटोग्राफी पेपर को बोला जा रहा है। ओके, इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। ओके, मिश्रण से घटकों के पृथक करने की उस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग कहाँ है? डाई में रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में। तो देखिए लिक्विड है आपका, लिक्विड के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? अब इंक में आपका सॉलिड भी हो सकता है घुला हुआ, ठीक है ना। तो जो भी उसके घटक हैं, है उसमें एक ही आपका सॉल्वेंट और उसमें अलग अलग प्रकार के घटक है, तो उन घटकों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नोट कर लेंगे।
तो इस पेपर को ही आप क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी फेज, और ये वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट हो सकता है ना, कोई सॉल्वेंट, विलायक, वाटर के अलावा भी कोई और हो सकता है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मोबाइल फेज। अब है आपका डिस्टिलेशन, आसवन जिसे कहा जाता है। ठीक है, आसवन में क्या हो रहा है, देखो पहले इसको देख लीजिए आप ढंग से, इसमें क्या हो रहा है समझिए। यहाँ पर आपका मिश्रण है, इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क इसको कहा जाता है, RBF, राउंड बॉटम है ना इसका, गोल तले का फ्लास्क होता है। राउंड बॉटम फ्लास्क की इधर ओपनिंग है, आपको दिख रही है, जिससे कि आपका एक और कोई ग्लास में लगाया गया है यहाँ से, इस तरह से ये आपका इक्विपमेंट है कोई, और जिससे यहाँ आपका फिर एक लिक्विड कलेक्ट किया जा रहा है। तो देखो यहाँ से ये गैस बन करके ऊपर उठ रहा है, गैस से यहाँ जा रहा है, और यहाँ से ये फिर इधर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो डिस्टिलेशन में हो क्या रहा है, यहाँ पर मिश्रणों का आपका कोई क्या होगा, घटकों का एक मिश्रण होगा। ठीक है, मिश्रण है, उस मिश्रण में आपका अलग अलग कंपाउंड्स या अलग अलग आपके कंपोनेंट है, अलग अलग घटक है। उन घटकों में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वथनांक का अंतर देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर वो आपका वाष्पीकृत होंगे। धीरे धीरे आप तापमान बढ़ाते हैं, जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले ही वाष्पीकृत हो जाएगा, अपनी वाष्प में बदल जाएगा। अब इधर से उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, किस पर, वाष्प पर, और इधर से उसको ओपनिंग मिल रही है, तो वो वाष्प क्या करेगी, इस रास्ते बाहर निकले। अब गैस को तो जहां से भी रास्ता मिलता है वो वहां से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेगी। लेकिन इधर क्या किया जाता है, ये जो आपका लगाया गया है ना, यहाँ पर पानी का फ्लो बनाया जाता है बाहर से, देख रहे हैं, ये जो लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, इसमें पानी रहता है, पानी का फ्लो बनाया जाता है। तो पानी के फ्लो से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो गैस का अगर तापमान कम होता है और दूसरा उसको प्रेशराइज किया जाएगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना। हमने क्या देखा था, पानी अगर गर्म हो रहा है और उसके बाद भाप में बदल रहा है, भाप में बदलने के बाद वो ऊपर उठता है, और अगर हम उसके ऊपर ढक्कन रख दें और ढक्कन के ऊपर हमने आइस रख दी, तो ढक्कन रखने का मतलब दबाव बनाया, प्रेशर बढ़ाया हमने, और उसके ऊपर आइस रखने का मतलब क्या, टेम्परेचर कम किया। तो फिर हमें उस ढक्कन के नीचे पानी की बूंदें दिखाई देती थी, यानी कि वो भाप क्या हो गई आपकी, पानी में बदल गई, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गई। तो यहाँ पर वही हो रहा है, स्टेट का कन्वर्जन हो रहा है, फिजिकल स्टेट का, गैस से वो दोबारा द्रव में कन्वर्ट हो गया, और इसलिए वो कंपोनेंट आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। और दूसरा, जिसका क्वथनांक कभी मिला ही नहीं, वो यही रह जाएगा। दो घटक थे ना, दोनों के क्वथनांकों में अंतर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देखते हैं। डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है ना, क्या किया जाता है, सेलेक्टिव इवेपोरेशन का मतलब क्या है, किसी एक का इवेपोरेशन हो रहा है, देन कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन किसे कहा जाता है, जहां पर आपका गैस जो संघनित होकर के, कंडेंस होकर के आपका द्रव में बदल रही है, उसी को संघनन कहा जाता है ना। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, डिस्टिलेशन यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, डिस्टिल वाटर, ज़ाइलिन, एल्कोहल, पैराफिन, केरोसिन एक्सेट्रा, इन सभी में डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आप लोग अभी देखेंगे, उसका प्रयोग किया जाता है। दो संघटकों के बीच, दो की बात की जा रही है, दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम आने वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप लोग डिस्टिलेशन को घर से पढ़ के आ जाएंगे, फिर हम आगे कुछ और मेथड्स पर बात करेंगे। अभी भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।